So, hello everyone, welcome to today's class. And today is day 11 of the 35 days series. And today's topic is current electricity. So, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है करंट। तो ये चैप्टर भी बहुत लेंदी चैप्टर है। इसका पार्ट टू भी आएगा, पार्ट थ्री भी आ सकता है, ठीक है। तो हम हर एक क्लास में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों को करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, मतलब, ठीक है। जो डिफरेंट क्वेश्चंस है और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स से होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, आप जरूर देखें उन वीडियोस को। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, ठीक है। इससे पहले 10 वीडियो आ चुका है। और अगर आपको वीडियो में कहीं लगे कि मैंने कोई क्वेश्चन में गलती कर दिया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे बताइएगा जरूर क्या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम हमारे सवालों के सिलसिले के साथ, मतलब सिलसिला के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल रहने वाला है वो है ये। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, ठीक है। कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो। पेन कॉपी उठाओ, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो। अरे वीडियो मत देखो, सिर्फ पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो सवाल नहीं बनेंगे पेपर में। और अभी बेटा ज्यादा से ज्यादा मॉक देने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है। और मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करना मत भूलना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज होता है मॉक देने के बाद वो होता है एनालाइज करना। जिसने सिर्फ मॉक देते चला गया, एनालाइज नहीं किया, अपना गलती उसे नहीं सुधारा, वो इम्प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हो गया। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है। हाँ, चलो। डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, मतलब हमें ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में क्या निकालना पड़ेगा। इस कैपेसिटर में चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम इसी सर्किट को बिना कैपेसिटर के ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो बिना सर्किट के, मतलब बिना कैपेसिटर के जो सर्किट होगा वो ऐसे होगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये है 2 ओम, ये है 10 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो सीरीज में है, तो इसका मतलब हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको पूरा उड़ाने के बाद हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेंगे। तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, ऐसे करके आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 12 ओम। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 4 है और ये जो 12 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/R1 इक्वल टू, हम पकड़ते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है, ठीक। आएगा 1/4 प्लस 1/12। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, हाँ, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू 12 ऊपर 3+1, और R1 इक्वल टू आएगा 12/4। तो R1 आया 3। अब हम इसी सर्किट को मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये है 6 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा कितना, 3 ओम, हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये तो सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। तो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है।
और ये आएगा 9 ओम्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर आता है। तो यहाँ पे V कितना है, 72 है। तो V को 72 पुट करेंगे, इक्वल टू I कितना, इंटू आर। आर कितना है, आर है 9। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, आई इक्वल टू आएगा 8 एम्पियर। तो हमारे पास जो स्टेडी करंट आया वो आया 8 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम सपोज कर लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है पी। अब यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से करंट आए आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी के अक्रॉस में, ठीक है, हम क्या करके कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे करंट इन 6 ओम ब्रांच। ठीक है, 6 ओम ब्रांच में जो करंट है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 72 माइनस VP अपॉन 6 इक्वल टू 8। तो यहाँ से VP का वैल्यू कितना आया, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इक्वल टू आया 24 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे I2 को। मतलब सपोज कर लो ये अगर I1 है और ये अगर I2 है, ठीक है, तो हम इसी ब्रांच में, ठीक है, इसी ब्रांच में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे I2 को। अब देखो ये तो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये ग्राउंडेड है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट का जो पोटेंशियल रहने वाला है, मतलब ये पॉइंट का, ये कितना होगा, V इक्वल टू जीरो होगा। V इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे भी V इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अब हम करंट इन 4 ओम ब्रांच को निकालेंगे, ठीक है, मतलब I2 को निकालेंगे। तो I2 इक्वल टू क्या आएगा, I2 इक्वल टू आएगा VP माइनस जीरो, ये पॉइंट VP है, VP माइनस जीरो अपॉन 4। ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती है। ओके। सो ये आएगा किसके बराबर, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 24/4 आएगा 6। 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कि I1 इक्वल टू 8 - I2, ये होगा, क्योंकि जो टोटल I1 प्लस I2 वो कितना है, टोटल करंट है I, मतलब 8 एम्पियर। तो यहाँ से जो I1 का वैल्यू निकल के आया, I1 का वैल्यू निकल के आया 2 एम्पियर। मतलब इधर का जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर है। हो गया। अब हमारे पास तो करंट का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम अब हम करेंगे, मतलब एक ये पॉइंट है सपोज Q, ये पॉइंट है G। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि VQG कितना है। ठीक है, VQG कितना है, तो VQG क्या होगा, VQG इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ, होगा 2 वोल्ट इंटू 10, V इक्वल टू आई आर होता है, यानी कितना आया, क्या आया, 20 के बराबर, 20 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब हमें मिल गया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, अब पोटेंशियल, अब कैपेसिटेंस हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है। अब हम फाइनल आंसर को निकालने वाले हैं। अब हम फाइनल आंसर को निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, Q इक्वल टू कितना होता है, CV होता है। ठीक है। तो हमें तो C का वैल्यू पता है 10 μF, और जो V हमने निकाला वो है 20 वोल्ट। तो वो कितने के बराबर आया, तो आया 10 μF, मतलब 10⁻⁻6 इंटू वोल्ट आया 20। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया वो आया 200 माइक्रो कूलम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है। हमने बस एक एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाला। ठीक है, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है उसे हमें निकालना पड़ेगा, जो चार्ज है उसे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये थोड़ा लेंदी सवाल था। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को और एक बार देखने की कोशिश करो। ठीक है। तो चलो हम
तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है, जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो हमारा होने वाला है ये ऑप्शन। नहीं दिख रहा डार्क में येलो कलर। चलो ये ऑप्शन, सो 200 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सवाल है उस सवाल के तरफ। तो ये हमारा आपका अगला सवाल होने वाला है। तो चलो बेटा पेन कॉपी उठाओ और जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, टाइम वेस्ट मत करो। आसान सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर लो। हो गया? कोशिश कर लिया? चलो ठीक है, अब मैं करने की कोशिश कर। A wire of resistance R is bent to from a square ABCD as shown in the figure. The effective resistance between E and C is, अच्छा मतलब E है और C है, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज पकड़ लो, सपोज कर लो, जो ये जो वायर है इसका साइड का लेंथ है ए, सपोज कर लो, ठीक है। ये जो पूरा वायर है, ठीक है, तो पूरा वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 एम हो जाएगा। तो अगर हम मतलब एक साइड जो सिंगल साइड है, सिंगल साइड का रेजिस्टेंस को R1 मानते हैं, तो सिंगल साइड के रेजिस्टेंस अगर R1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ए से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल आर को। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। तो इस ये साइड है 8/4 ए, ये साइड है 8/4 ए, ये साइड है 8/4 ए, और ये साइड भी है 8/4 ए। तो ईसी तो उसका भी हाफ होने वाला है, क्योंकि ईसी का लेंथ उसका हाफ है। तो ये जो रहने वाला है ये है, सपोज कर लो हम मानते हैं R2। तो R2 कितना होगा, R2 होगा R1/2। तो ये वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है R/8 है। ठीक है, वो आने वाला है R/8। हो गया? हाँ, तो वो होने वाला है R/8 ए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया यूनिट लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक साइड्स के मतलब एक साइड के जो लेंथ है वो कितना है, ए है, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, R/4 आ जाएगा। हम इसे भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड का जो मतलब लेंथ होने वाला है ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन टोटल सभी को पहले तो ये सीरीज में है, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, मतलब हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ऐसे होने वाला है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे रहने वाला है, और ये हमारा फाइनल सर्किट होने वाला है। ये होने वाला है R/4, 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 R/8, और ये है R/8। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी सर्किट्स का क्या निकालना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इसका अगर सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये आएगा हमारे पास 7R/8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/7R/8 प्लस 1/R/8। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 7/64। सो दिस इज आवर आंसर। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग तो पेन टैब में तो खराब है, और पेन से थोड़ा अच्छा हो जाता है, मगर पेन टैब में बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा सवाल है
तीसरा सवाल के। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। आसान सा सवाल है। आसान सा सवाल रहने वाला है। तो ये जो सवाल है, हो गया। हो गया। चलो, ये सवाल हो गया। हो गया। हाँ चलो, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज। अच्छा, फ्लोज इन द कॉपर वेयर ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये क्या हो रहा है बेटा, स्क्रीन में कुछ दिक्कत है। ठीक है। हो गया। ठीक है। ठीक है। वेयर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm is to hold is। अच्छा, 5 mm। आई थिंक दिस इज स्क्वायर। ओके। If the electron density in copper is 9 into 10 to the power 28 m cube, then the value of V in mm per second is close to। अच्छा, तो हमारे पास जो वैल्यूज है, उस सप्लाइड वैल्यूज को हम सबसे पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला को लिखते हैं। तो क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई। हाँ, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ठीक है। अब हमारे पास ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का सवाल है, मतलब इजी है, ना टफ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी का आया, वो क्या आया, आई अपन एन ई ए। कितना आ गया, तो हमारे पास आई तो सप्लाइड है, आई कितना है, 1.5 है। ठीक है। अब एन कितना है, 9 into 10 to the power 28 है, इंटू चार्ज कितना है, 1.6 into 10 to the power -19 है। और जो एरिया है वो कितना है, वो है 5। ठीक है। अब 5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आएगा 5 into 10 to the power -6। कितना आएगा, 5 into 10 to the power -6। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा उधर चला गया। हाँ चलो, अब ठीक से कोशिश करते हैं लिखने के लिए। अब आएगा, आएगा 1.6 10 to the power -19 into 5 टू 10 to the power -6। अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा 0.02 mm/सेकेंड। ठीक है। और जो इससे पहले, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.2 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे mm/सेकेंड। तो ये होने वाला है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो चलो, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है, उस फोर्थ प्रॉब्लम के तरफ। तो ये होने वाला है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। तो इसे सॉल्व करो, फोर्थ प्रॉब्लम को। फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ, तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज है क्या क्या है। अच्छा, हमारे पास एक है 10 ओम रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में, अच्छा, रीड्स है 2 वोल्ट। और द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल, मतलब यहाँ पे दो दो सेल है, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ही वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो सपोज कर लो, इस साइड में जो करंट का वैल्यू है वो यहाँ पे आई होने वाला है, यहाँ पे I1 होने वाला है, यहाँ पे I2 होने वाला है।
होने वाला है। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो करंट इन द सर्किट है, मतलब टोटल करंट है। तो करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू होगा I1 + I2 होगा। अब I1 I2 का वैल्यू कितना होगा, I1 इक्वल टू होगा 2/15 प्लस 2/10। अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा तो यहाँ से टू 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 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 + 6 होगा, मतलब 10। तो आएगा 1/3 एम्पियर। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज अक्रॉस R+R रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है वोल्टेज ऑफ सेल माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट है इसे पकड़ पकड़ लेते हैं ए है, और ये जो पॉइंट है इसे पकड़ लेते हैं बी। तो हमें वी ऑफ सेल माइनस वी ऑफ ए बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, 1 वोल्ट आ गया। अब हमें पता है क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से V का वैल्यू आया 1, इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 1/3। और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 2 + 2R। ये होने वाला है, तो यहाँ से जो R का वैल्यू निकल के आएगा वो R इक्वल टू 1 आएगा। और R इक्वल टू कितना आया, 0.5, मतलब 1/2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन है 0.5 ओम। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलो हम हमारे जो आखिरी सवाल होने वाला है उस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आखिरी सवाल रहने वाला है वो है ये। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है। और किरचॉफ्स लॉ, मतलब वो जो लॉस है, केवीएल और केसीएल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि अगर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस क्वेश्चंस को, मतलब केवीएल और केसीएल के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आप हैंडल करना। ठीक है, गलती मत कर देना, करंट का डायरेक्शन ठीक ठाक लेना, साइन ठीक ठाक लगाना, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये होने वाला है हमारा आखिरी सवाल, इसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो, फिर आज छुट्टी। करो करो जल्दी से। हो गया। हम्म, हो गया। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अब हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का। ठीक है, अ कॉपर वेयर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर। अच्छा, हमने खींच के उसको 0.5% बड़ा कर दिया। द परसेंट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, मतलब उसका वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को बिगिन कहाँ से करेंगे, बिगिन करेंगे यहाँ से। आई इक्वल टू कितना होता है, रो L/A। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, एरिया इंटू एल। ठीक है, एल क्या रहता है, मतलब लेंथ है। और एरिया जो है वो कितना है, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम
इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा R = ρ² अपॉन V। ये वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से और यहाँ से। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा इतना, मतलब ए का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा ρL² अपॉन V आएगा। अब हम जो हमारे पास जो नया लेंथ है वो कितना होने वाला है, सपोज कर लो इसका जो लेंथ था वो L था। अब L डैश मतलब जो नया लेंथ होने वाला है वो होने वाला है L+0.5% ऑफ L, मतलब 0.5/100 इंटू L। तो ये आएगा हमारे पास 1.005 L के बराबर आ गया हमारा न्यू लेंथ। अब हम बस न्यू रेजिस्टेंस को पिछले वाले रेजिस्टेंस से कंपेयर कर देंगे। तो ये था हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब जो आर डैश निकल के आएगा वो आएगा ρ × L²। एल के जगह हम वैल्यूज को पुट करेंगे 1.005 इसका एल इसका होल² अपॉन V। अब हम सिर्फ निकालेंगे R/R डैश, बस हमें यही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप R/R डैश को करोगे तो क्या आएगा, R/R डैश निकाल के आएगा, सॉरी, पर में अ, हम तो ऐसे भी कर सकते, ठीक है, R/R डैश भी कर सकते, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या आएगा, R/R डैश अगर हम करेंगे तो आएगा 1/1.005 का होल²। तो जो R'/R आएगा 1.005 का होल² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे R'/R-1 ये होने वाला है हमारा परसेंटेज ऑफ चेंज। तो ये हो जाएगा 1.005 का होल² -1 का स्क्वायर इंटू 100। तो 1 का स्क्वायर नहीं होगा, से लिख दिया है। तो ये आ जाएगा लगभग 1.0025%, विच इज नियरली इक्वल टू, कह सकता हूँ कि 1% चेंज होगा, इसका जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो होगा लगभग 1%। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप एंड तक पहुंच गए हो तो आप एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। साइन।